नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल वेब स्वाध्याय एंड स्टडी में। और जहाँ तक है आपको पता होगा, पिछले लेक्चर्स में हमने विद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन डिस्कस किया था। तो आज हम इसका समांतर क्रम संयोजन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो नए हैं उनके लिए कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? इस संयोजन में पहले तार के पहले सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से और दूसरे तार को दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। यही क्रम आगे चलता रहता है। मतलब एक से ज़्यादा तार हैं अपने पास, मान लो, तो उनका एक सिरा लेते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को दूसरी जगह जोड़ देते हैं। इस तरह से वो बहुत सारे तार को जो इस तरह जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। जैसे समांतर क्रम यहाँ पे जो ये डायग्राम है, जैसे अभी ये पेन लेते हैं, ये जो डायग्राम है ये श्रेणी क्रम का एग्जाम्पल है। इसको आप कंसिडर मत करना इन नोट्स में अपना। तो समांतर क्रम के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक अच्छा डायग्राम बताऊंगा। ये ऊपर भी है डायग्राम, ये पेन से दब रहा है ये इसमें क्या होगा? 3 चालक तार ए बी सी और सी डी को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इनके लिए प्रतिरोध क्या है? R1 R2 R3 हैं। इन संयोजन में सभी प्रतिरोधों में उत्पन्न विभवांतर का मान V समान होता है, परंतु इनमें बहने वाली धारा का मान अलग अलग होता है, जो क्रमशः I1 I2 I3 है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर IR या RI होता है। तो इसको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ आपको। आगे मैं आपको एक पहले इसका डायग्राम बता देता हूँ। इस सरणी क्रम का तो आपने देख ही लिया, और समांतर क्रम का देखते हैं। दोस्तों, ये जो समांतर क्रम है ये पैरेलल बोलते हैं इसको, पैरेलल रूल। तो इसमें क्या होता है कि जो बैटरी का जो सिरा होता है, देखो यहाँ पे सिरा है और ये दूसरा सिरा है, इसको सिरे को A मानते हैं, इसको B मानते हैं। तो एक से ज़्यादा प्रतिरोध, जैसे एक प्रतिरोध ये रहा R1 है, ये है R2। अब R1 का एक सिरा, अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। R1 का ये सिरा, ये वाला पहला सिरा, ये R1 का पहला सिरा, ये R2 का पहला सिरा। तो R1 का पहला सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ नहीं है पहले सिरे से, और दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे एक से ज़्यादा प्रतिरोध भी हो सकते हैं ऐसे करके। मान लो ये R3 है, तो आपको समझ में आएगा। और इसमें एक ध्यान देना है आपको, जैसे A और B के बीच में जो विभव अंतर कितना है? 12 वोल्ट। ये जो बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट। तो ए को यहाँ से आगे एक्सटेंड करें, मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार, कि ए और यहाँ पे कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं, तो बीच में रेजिस्टेंस नहीं आता तो ये पॉइंटों का जो विभव रहता है सेम रहता है। मतलब यहाँ पे आके अपन ये सी पॉइंट पे आ गए तो ए और सी पॉइंट का विभव समान होगा, क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध रहता है तो वहाँ पे क्या, विभव का पतन होता है। तो यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, विभव पतन नहीं होगा। इसको अंग्रेजी में बोले तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो ए और सी दोनों सेम वोल्टेज पे रहेंगे। वैसे ही बी, और यहाँ पे देखो ये मान लो डी, और ये डी, और इसका जो R2 का देख लो, यहाँ पे मान लो ई मान लो। तो बी डी ई तीनों एक ही जगह रहेंगे। और इसको मान लो एफ मान लो, ये ए सी एफ ये सेम पोटेंशियल पे सेम विभव पे रहेंगे। तो ये जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट का है। देखो ये बैटरी है, तो बी सी और डी के बीच में भी कितना रहेगा? ये 12 वोल्ट रहेगा, ये दिखा रखा आपने। और ये ई और एफ के बीच में कितना रहेगा? ये 12 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ए और बी जो हैं वही सी और डी है और वही ई और एफ हैं। तो ये आपको होप समझ में आया होगा इतना। अब नेक्स्ट में दिखा देता हूँ आपको। ये है अपना, जैसे यहाँ पे बैटरी लेता हूँ मैं, पेन लेता हूँ, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये रहा, ये V वोल्ट की बैटरी है। अब मैं पेन को हटा देता हूँ। ये V वोल्ट की बैटरी है और ये R1 आपको दिख रहा है, I1 और I2 I3, मतलब ये टोटल करंट जो है वो IS है, टोटल करंट IS है। और जो इसमें जा रही है ये I1 इसमें हो गया, ये कहाँ घूम गया, और ये I2 हो गया, ये I1, जैसे ये I1 हो गया, इसमें से जो करंट आ रहा है, ये I2 हो गया, ये वाला करंट। इस पर कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला करंट जो है I2 हो गया, और ये वाला जो एक दूसरा कलर चेंज करते हैं, ये वाला I3 हो गया। अब मतलब
जो समांतर क्रम का संयोजन होता है उसमें क्या होता है कि उसका वोल्टेज तो एक जैसा रहता है। आपने पिछली स्लाइड में देखा भाई इसका बैटरी का V है तो R1 का भी B रहेगा, जैसे बैटरी का भी हो गया और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि पिछले स्लाइड में आपने देखा था ना कि R1 R2 R3 तीनों का। तो इसमें क्या करंट टोटल है ये आई एस जा रहा है, तो आई एस क्या होगा I1 I2 I3 तीनों का योग रहेगा, क्योंकि एक करंट एक जगह से जा रहा है और 3 जगह से वापस जा रहा है। एक पॉइंट पे जो टोटल जितना करंट आता है उतना ही करंट वापस जाता है। ये किरचॉफ का नियम कहलाता है। तो अभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तो इतना रखना है कि जितना करंट आ रहा है कोई पॉइंट पे उतना ही जाएगा। जैसे ये आई एस आ रहा है, आई एस पहले पॉइंट पे आके नीचे I1 में चला जाता है, फिर थोड़ा सा आगे जाता है, फिर वापस से बढ़ जाता है I2 में और फिर I3 में चला जाता है। जैसे I3 यहाँ आ रहा है R2 के नीचे, तो R2 के नीचे I2 और R3 दोनों मिल जाते हैं, और फिर I2 प्लस I3 दोनों मिलके यहाँ R1 के नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तीनों एक जगह आ रहे हैं, तो I2 प्लस I1 प्लस I3 है आगे जाएगा बैटरी के अंदर। तो मतलब ये आई एस के बराबर हो गया। आई एस क्या हो गया I1 प्लस, इस पेन लेके आपको बता देता हूँ, आई एस क्या हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब अब जो आपने ओम का नियम पढ़ा था कि आई क्या होता है V बटा R, तो ये I1 क्या होगा V बटा R1, R2 क्या होगा V बटा R2 और I3 क्या होगा V बटा R3। तो ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे V को VS क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो सोर्स है बोलते हैं इसे स्रोत वोल्टेज यानी सोर्स वोल्टेज अंग्रेजी में, तो ये IS हो गया। इतना समझ में आया आपके। तो हम चलते हैं पहली स्लाइड की वापस से। आप देखो ये जो टोटल रेजिस्टेंस मान लो इनका जो प्रतिरोध जो परिणामी प्रतिरोध है उसको ऐसे मान लो कि वो R है। तो टोटल करंट कितना होगा V बटा R होगा ना। अब इसको मैं पहन लेता हूँ। अब जैसे अगर कुल धारा कितनी होगी ये आपको समझ में आया होगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 क्यों हुआ, किरचॉफ का नियम के अनुसार हो गया। और जितना करंट आता है कोई नोड यहाँ पॉइंट से तो उतना ही करंट वहाँ से जाता भी है। तो मान लो तुल्य प्रतिरोध R है, तो ये जैसे एक स्लाइड ले लेते हैं अपन। अब ये मान लो यहाँ पे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और यहाँ पे बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, ये बैटरी लगी हुई वोल्ट की। अब ये R1 R2, अब इसको ऐसे भी तो बता सकता ना, जैसे यहाँ से करंट जा रहा है मान लो 2 एम्पियर मान लो, और ये जा रहा है मान लो 1 एम्पियर। थोड़ा दिखने में दिक्कत होगा। और इसमें से भी मान लो 1 एम्पियर जा रहा है I2। ये तरह समझ में आया ना। तो I कितना हो गया यहाँ पे, ये जो जा रहा है पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये जो जा रहा है वो I है क्योंकि I सोर्स से जा रहा है। तो IS बराबर क्या हो गया I1 प्लस I2। इतना समझ में आ गया आपके। चलो ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। इसको मिटा के मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको वापिस से बैटरी बनाते हैं ऐसे, 20 वोल्ट की बैटरी बनी। अब इसको 2 एम्पियर करंट जा रहा है इसका ऐसे, और यहाँ पे R बना दिया। अब R क्या था, परिणामी प्रतिरोध हो गया। तो इसमें IS कितना है, कितना लंबा, एक बार मिटा देते हैं, हम पेन लेते हैं वापस से। ये I1 हो गया, इसका IS हो गया। IS क्या हो गया V बटा R, मतलब R क्या है परिणामी प्रतिरोध। तो वापस से अपन अपनी पिछली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये जो आपने देखा यहाँ पे है कि ये जो R है V बटा R क्या हो गया, उसको परिणाम प्रतिरोध हो गया। तो V बटा जो R बराबर V बटा R1 ये हो गया, V बटा R2 V बटा R3। अब यहाँ पे V कॉमन है तो V को कॉमन ले लिया, यानी उभयनिष्ठ हो गया। ये हिंदी में बोले तो V ब्रैकेट में 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो 1 बटा R बराबर क्या हो गया, V से V कट गया, जैसे V से
वी कैंसिल हो गया और 1/R गया हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये परिणामी प्रतिरोध इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। जैसे दो प्रतिरोध हैं तो 1/R क्या हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। अब ऐसे ही मान लो 3 है तो ये इस तरह हो गया, 4 है तो एक इसमें एक और जुड़ जाएगा 1/+1/R4। अब तो इस तरह आप परिणामी प्रतिरोध समांतर क्रम का याद कर सकते हैं। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक बात है जो पिछले लेक्चर में कुछ बात थी कि जो प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है, जैसे तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्यों बढ़ता है। तो उसमें क्या प्रतिरोध की जगह मैंने प्रतिरोधकता बोल दिया था। तो प्रतिरोधकता तो क्या होता है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध तापमान पे डिपेंड नहीं करता। वो तापमान कितना ही हो वो तो एक जैसा बना रहता है। लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, चालक पदार्थ होता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है और यानी उसकी चालकता घटता है। इसका कारण भी हमने बताया था कि जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें क्या है, तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करने लग जाते हैं, यानी एक दूसरे की टक्कर बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो टक्कर बढ़ने से उनमें प्रतिरोध बढ़ जाता है। और रही बात उसकी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध सेम क्यों रहता है, एक जैसा ही क्यों बना रहता है, यानी जैसे चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध या उसकी प्रतिरोधकता तापमान पे चेंज नहीं होती। तो इसका कारण यह है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का जो विन्यास होता है ना, अभिविन्यास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, वो सब तत्व रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, उनका सबका अलग अलग होता है। तो वो जो विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट या प्रतिरोधकता जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उस पर डिपेंड करता है। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आपको दिक्कत आता है उसमें क्या है, तापमान को ये कंसिडर कर लेना कि तापमान से प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती, प्रतिरोधकता पदार्थ से चेंज होती है। जैसे मेटल की, जो मेटल ले लो, लोहे की प्रतिरोधकता एक जैसी रहेगी, चांदी की अलग रहेगी और सोने की अलग रहेगी, और यह जो कॉपर की अलग रहेगी। सबके अपनी प्रतिरोधकता होती है, लेकिन तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता नहीं बढ़ती, प्रतिरोध बढ़ जाता है पदार्थ का। तो सो होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आगे दूसरा जो टॉपिक है बाद में देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको बताएं, और सब जो भी है अपने भाई बंधु सब पढ़ सके तो उनको भी शेयर कीजिए चीज़ें। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।